वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मरुस्थलीकरण की समस्या के विषय में और समझने का प्रयास करेंगे कि मरुस्थलीकरण की समस्या कैसे भयावह रूप धारण करती जा रही है। दरअसल मरुस्थलीकरण के विषय में हमको और आपको सबको जानकारी है, लेकिन इसके विषय में एग्जैक्ट डेटा की जानकारी हमारे और आपके पास ना होने के कारण हम इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, ऐसे डेटा दूंगा जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि मरुस्थलीकरण की समस्या सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी को उत्पन्न कर सकती है। अगर हमने मरुस्थलीकरण को रोकने के अपने टारगेट्स पूरे ना किए तो यह एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। तो समझते हैं आइए कि आखिर मरुस्थलीकरण की समस्या का पूरा टॉपिक है क्या। सबसे पहले एक शब्द समझिए, मरुस्थलीकरण। जब किसी प्राकृतिक या मानवीय क्रिया से भूमि खराब होकर अनउपजाऊ हो जाए तो यह प्रक्रिया कहलाती है मरुस्थलीकरण। आसान शब्दों में, आपका गांव है, उस गांव में पहले कृषि होती थी, धीरे धीरे उसकी उत्पादकता घटने लगी और उत्पादकता घटते घटते वह जो भूमि है वो बंजर हो गई और बंजर होने के बाद उस भूमि की एकदम उत्पादकता समाप्त हो चुकी है। तो यह जो प्रक्रिया थी इसको कहेंगे मरुस्थलीकरण। दूसरे शब्दों में, मरुस्थल का जो विस्तार है, तो उस मरुस्थल को आप किस रूप में जानते हैं? मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कृषि कार्य नहीं होते, जहां पर वाटर की सप्लाई नहीं है, जहां पर वनस्पतियां नहीं है, जहां पर जैव विविधता कम है। तो अगर मरुस्थलों जैसी विशेषताएं अन्य क्षेत्रों में फैलने लगती हैं तो इसी को कहते हैं मरुस्थलीकरण। अर्थात मरुस्थल जहां तक है वैसी ही विशेषताएं अन्य क्षेत्रों में फैलने लगे, चाहे वो मरुस्थल के पास का क्षेत्र हो या कहीं दूर का क्षेत्र हो, तो उसको कहेंगे मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण के कारण क्या होता है? जमीन शुष्क हो जाती है, अर्ध शुष्क हो जाती है, निर्जल हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है और इससे क्या होता है कि वहां पर जो कृषि कार्य से जुड़े हुए कार्य थे वह नहीं हो पाते हैं, वहां से लोगों का पलायन होने लगता है, वहां पे खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हो जाती है, वहां पर मवेशियों की संख्या घटने लगती है, धीरे धीरे वहां की जैव विविधता भी समाप्त हो जाती है। विश्व में अगर आप देखेंगे तो मरुस्थलों की आपको पट्टी देखने को मिलेगी, कर्क रेखा और मकर रेखा के पास देखेंगे और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आपने देखा होगा कि मरुस्थलों का विस्तार है। पश्चिमी भाग में ही क्यों है, इस पर मैं कभी और बात कर लूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये जो मरुस्थलीकरण की समस्या है, यह अगर देखा जाए तो आज की समस्या नहीं है, बहुत पहले से है। इसी के कारण वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ था, जिसको हम और आप पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, यहां पर 3 समझौते किए गए। पहला समझौता किया गया जैव विविधता पर समझौता, जिसको कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी अर्थात सीबीडी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो समझौता किया गया वह था जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता और इसको शॉर्ट में यूएनएफसीसी के नाम से जानते हैं। तीसरा जो समझौता था वह जुड़ा हुआ था मरुस्थलीकरण से और इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम समझौता और इसको बोलते हैं हम लोग यूएनसीसीडी के नाम से। अब मरुस्थलीकरण की समस्या को और जो है कि गंभीरता से लेने के लिए क्या हुआ कि जो हमने यूएनसीसीडी समझौता किया था उसको लाया गया संयुक्त राष्ट्र की सभा में और कहा गया कि यहां पर हम क्या करेंगे कि एक प्रस्ताव लाते हैं और प्रस्ताव के माध्यम से इसको यह कहा जाएगा कि मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के जो टारगेट्स हैं उसको जो है कि बाध्यकारी बनाया जाए। और इस प्रकार का जो प्रस्ताव है 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में लाया गया और इस प्रस्ताव को अनुमोदन मिला दिसंबर 1996 में। उद्देश्य इसका क्या है? मरुस्थलीकरण से निपटना और इससे जूझ रहे देशों को सहयोग प्रदान करना। स्वाभाविक ये तभी हो सकता था जब यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था उसमें क्या हो सहभागी हो और इसी के कारण क्या होता है कि यह जो हम लोग प्रस्ताव लेके आए थे, इसी प्रस्ताव में जो पार्टीज अर्थात जिन देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए उन्हीं को मिलाकर बनता है सीओपी। तो जो सीओपी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या मतलब क्या है कि इसके जो जुड़े हुए देश हैं अर्थात जैसे भारत भी इसका सहभागी है, तो जितने देश हैं इनको मिलाकर सीओपी बोलते हैं। और आपको पता है कि सीओपी 14 का आयोजन सितंबर 2019 में जो है कि नोएडा की इंडिया मार्ट एंड एक्सपो में आयोजित किया गया था और इसमें अध्यक्षता किसको दी गई थी? भारत को दी गई थी। तो भारत के ने क्या किया है, अभी कुछ पहल की घोषणा की है जिनके विषय में मैं बताने वाला हूं। अब जो सीओपी है क्या होता है, प्रत्येक 2 साल में आयोजित किया जाता है और इसमें क्या होता है, पिछले कार्यों की समीक्षा की जाती है
है और आगे के कार्यों के विषय में जो है कि एक रूपरेखा तैयार की जाती है। तो जैसा कि हमने बताया कि COP14 का आयोजन कहाँ हुआ था, दिल्ली के पास NCR वाले क्षेत्र में हुआ था। COP14 जब हुआ तो उसके बाद दिल्ली घोषणा को जारी किया गया और भारत सरकार ने कहा कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 2,60,00,000 हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाएंगे। अर्थात जो भूमि बंजर भूमि के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है, हम उसको पूरी तरह से मरुस्थल नहीं बनने देंगे बल्कि उसको पुनः उपजाऊ बनाएंगे, यह घोषणा की गई थी। तो अब ये जो घोषणा की गई थी, इसी संबंध में अभी जो कुछ हुआ है उसका जुड़ाव है। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए आखिर मरुस्थल है कितना। तो समस्त विश्व के अगर हम क्षेत्रफल को देखें तो लगभग टोटल जो हमारे पास लैंड्स एरिया है उसका 20% भाग क्या है, मरुस्थल के रूप में आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप गल्फ क्षेत्र में देख लें, सहारा मरुस्थल वाला देख लें, आप जो है कि थार का मरुस्थल देख लें, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल देख लें, या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल देख लें, आप जो है कि अमेरिका के मरुस्थल देख लें, ये जो सभी मरुस्थलों को मिला दें तो लगभग विश्व का लगभग 1/5 अर्थात 20% भाग क्या है, मरुस्थल के रूप में दिखाई देगा। अभी जो मरुस्थल है काफी ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे पास क्या होना चाहिए था कि मरुस्थल की जो समस्या है मरुस्थलीकरण की, इसको रोक दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी क्या है, पहले से ही 20% है और अगर ये फैलता है तो क्या होगा, इससे परसेंट ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप देखें तो जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र का मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर सूखा पड़ता रहता है। यह क्षेत्र क्या है, लगभग समस्त क्षेत्र का 1/3 है। अब आपको पता है जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वही क्षेत्र सबसे पहले क्या होगा, मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट होगा। आप खुद समझिए, क्या आपको लगता है कभी उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है, पश्चिम बंगाल का कोस्टल एरिया मरुस्थल में कन्वर्ट नहीं होगा। वो कौन सा एरिया होगा, जो राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, थार डेजर्ट से लगा हुआ क्षेत्र है, या ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा कम होती है। तो जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है जो पूरे पृथ्वी पर 1/3 भाग पर विस्तृत है, इसके विषय में कहा जाता है कि इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सूखाग्रस्त क्षेत्र क्या होगा, मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि 130 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र का वो मानव ने क्या किया है, अपने अविवेकपूर्ण क्रियाओं के कारण खराब कर दिया है। चाहे गहन कृषि कार्य हुआ, खनन का कार्य हुआ, या फिर अन्य तरह की गतिविधियों के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, 130 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र को क्या कर दिया है, हम लोगों ने रेगिस्तान में कन्वर्ट कर दिया है, जबकि हम इसको बचा सकते थे। थार मरुस्थल में अगर आप देखा जाए तो प्रति वर्ष 20 मिलियन टन का जो अनाज है उत्पादन में उसकी कमी आ रही है। अर्थात थार के जो क्षेत्र हैं जिसमें कुछ कृषि होती थी, उसमें अब क्या हो रहा है, उत्पादकता उसकी घट रही है। तो ये क्या होगा, और इससे जो थार का जो विस्तार है और ज्यादा होगा। प्रति मिनट अगर देखें तो 23 हेक्टेयर भूमि क्या होती है, जो उपजाऊ भूमि है वो बंजर भूमि में कन्वर्ट होती है, और यही बंजर भूमि क्या होगी, फिर मरुस्थल की समस्या का सामना करेगी। तो प्रति मिनट 23 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि का बंजर भूमि में कन्वर्ट होना, आप समझ सकते हैं कि आप प्रतिदिन इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना ज्यादा है। आपको पता है कि गहन कृषि आज के समय में उत्पादकता अधिक प्राप्त करने के लिए की जाती है, लेकिन 1980 से लेकर अब तक 1/4 जो भूमि है इसी के कारण नष्ट हुई है। इसलिए जब आपको लगता है कि हमारे पास जो भूमि है उसमें हम कई फसलें उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप ये समझिएगा कि आप कुछ समय तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो जो भूमि है आप उसको बंजर बना रहे हैं। हर साल लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर जो उत्पादक भूमि है वह बंजर भूमि के रूप में कन्वर्ट हो रही है। समझिए, जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारी जो भूमि है उसकी उत्पादकता घट रही है और भूमि क्या हो रहा है, बंजर में कन्वर्ट हो रहा है। यूनाइटेड नेशन का एक अनुमान है कि 2025 तक दुनिया के 2/3 लोग जल संकट की स्थिति का सामना करेंगे, और यह इस वजह से होगा क्योंकि मरुस्थलीकरण की समस्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब पेड़ नहीं होंगे, बारिश नहीं होगी, वहां पर कृषि नहीं होगी, ग्रीनरी नहीं होगी, तो क्या होगा, जल संकट होगा। जल संकट होगा तो क्या होगा, माइग्रेशन होगा। इसी के कारण यह कहा गया 2045 तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। साथ ही साथ 2050 तक 90% से अधिक जमीन क्या होगी, सूखे के रेंज में होगी, और जब 90% भूमि सूखे के रेंज में होगी तो 10% भूमि पर क्या हो रहा होगा, कृषि कार्य हो रहा होगा, और समझ सकते हैं अनाज की कितनी किल्लत होगी। अभी क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा पर उच्च स्तरीय मीटिंग को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। तो जैसा कि हमने कहा, UNCCD का जो 14वां सत्र हुआ था वह कहां हुआ था, NCR वाले एरिया में हुआ था, और उसमें अध्यक्षता किसको सौंपी गई थी, भारत को सौंपी गई थी। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया और कहा कि भूमि जीवन और आजीविका के लिए मूलभूत अंग है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको प्रोटेक्ट करना होगा।
प्रधानमंत्री ने फिर से दोहराया कि भारत 2030 तक 26 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को सही करने और बहाल करने की कार्य योजना पर कार्य कर रहा है। भारत ने यह भी कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों को भूमि संरक्षण में सहयोग दे रहा है। भूमि क्षरण ने दुनिया के 2/3 हिस्से को प्रभावित किया है और भारत का कहना है यदि इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो समाज, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। भारत में पिछले 10 साल में जो है कि जंगल के क्षेत्र में 30 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। तो भारत ने इसको आगे रखते हुए कहा कि जिस तरह के प्रयास भारत के द्वारा किए जा रहे हैं, सभी देश अगर इसी प्रकार के प्रयास करेंगे तो हम जो मरुस्थलीकरण की समस्या है उसका सामना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूमि क्षरण को रोकने के लिए जो वन लगाए गए और वनों को लगाकर जो है कि जो डिजर्टिफिकेशन की समस्या को रोकने पर हमने लगाम लगाया है उसको भी सामने दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम मानते हैं कि भूमि की बहाली अच्छी मिट्टी के स्वास्थ्य, भूमि की उत्पादकता में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा और बेहतर आजीविका के लिए एक जो है कि चक्र को शुरू करेगा। अर्थात अगर हम जो है कि डिजर्टिफिकेशन को रोकते हैं तो इससे क्या होगा, जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, फूड सिक्योरिटी बहाल हो सकेगी और बेहतर आजीविका वहां के लोगों को मिल सकेगी। भारत यह भी मानता है कि अगर भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो इससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हमारी अन्य क्रियाओं के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से होता है, उसका बहुत बड़ा भाग अवशोषित हो जाएगा। क्योंकि अगर इतने क्षेत्र को हम लोग क्या करेंगे, वहां पर बंजर भूमि को ग्रीनरी वाले एरिया में कन्वर्ट कर देंगे तो वह क्या करेंगे, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करेंगे। कार्बन सिंक का मतलब है कि जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे वो अवशोषित कर लेंगे और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होगा। 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि अवशोषित करने की क्षमता आ जाएगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह छोड़ना हमारा पवित्र कर्तव्य है और इसी को जो है कि आगे बढ़ाते हुए सभी देशों से कहा गया कि आपको भी इसमें सहयोग देना चाहिए। तो यहां तो हमने समझ लिया कि आखिर करंट में जो चीजें हैं क्यों चर्चा में बनी हुई। अब हमें समझना है कि आखिर मरुस्थलीकरण के कारण क्या है। तो संक्षेप में ही समझेंगे तो देखिए, हवा से मिट्टी का जो कटाव होता है उससे क्या होता है, मरुस्थल का विस्तार होता है। आपको पता है कि जिन क्षेत्रों में शुष्क वातावरण होता है, तेज से आंधियां चलती हैं तो एक स्थान की मिट्टी दूसरे स्थान पर जाती है। जैसा कि आपने थार रेगिस्तान के पास वाले क्षेत्रों में देखा था, तो जहां पर रेगिस्तान है उसके बगल वाली भूमि पर भी क्या होता है, बालू आके बिछने लगता है और इससे क्या होता है, मरुस्थल का विस्तार। ठीक इसी तरह से जो भूमि, जैसे मान लीजिए कोई खेत है, उस खेत को आपने ऐसे ही छोड़ दिया है तो उसकी जो ऊपरी परत है उसी में प्रोडक्टिविटी उसकी छुपी हुई है, तो वो क्या होता है, ऊपरी परत में हवा के माध्यम से कटकर जब चली जाती है तो नीचे जो परत बचती है वो अनुपजाऊ होती है और इससे क्या होती है, मरुस्थलीकरण की समस्या शुरू होती है। इसी के अलावा ट्रैक्टरों के द्वारा हम जो गहरी जुताई करते हैं, रेतीले पहाड़ी ढलानों हम खेती करते हैं, खराब कृषि सिंचाई प्रणाली को अपनाते हैं, काफी समय तक जमीन को हम परती में छोड़ देते हैं, इससे भी क्या होता है, मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है। इसके अलावा खनन कार्यों के द्वारा भी मरुस्थलीकरण की समस्या आगे बढ़ती है, क्योंकि खनन के कारण हम क्या करते हैं, जैसे ही खनन हमने किया तो उस मिट्टी को हमने बर्बाद किया, उसके लेयर को बर्बाद किया, उसके बाद भूमि को ऐसे ही छोड़ देते हैं और जब ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर वहां से जो मलबा निकला उसको जब हम कहीं दूसरे स्थान पर रखते हैं, जैसे मान लें एक जगह से आपने कोयला निकाला दूसरे स्थान पर रखा, तो जहां पर आपने रखा वो भी तो भूमि क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसी के अलावा जो प्राकृतिक जो वनस्पतियों को हम नष्ट करते हैं उससे भी क्या होता है, मरुस्थलीकरण का विस्तार होता है। एक अध्ययन से पता चला है कि 300 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छे किस्म की घास तथा वनस्पतियों का ह्रास हो रहा है और ये 7% घटकर 1% रह गया है। और अगर इन क्षेत्रों में जो वनस्पतियां घट रही हैं तो इनके घटने से क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है। इसके अलावा जो पड़ती भूमि और छोटे छोटे पेड़ पौधों के द्वारा जो क्षेत्र है, मान लेते कोई एक क्षेत्र है जो पड़ती भूमि के रूप में, उसमें कुछ पौधे हैं लेकिन उसमें जो पशुओं के द्वारा उन पौधों को उनकी चराई कर ली जाती है तो उसके वजह से भी होता है। इधर के वर्षों में चारागाहों के स्थान पर बड़े बड़े मकान और फैक्ट्रियों को बनाने का, जैसे आपने देखा होगा रिजॉर्ट्स वगैरह आप लोग बनाते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े ऐसे जो है कि गेस्ट हाउस वगैरह बनाते हैं, इसके वजह से भी मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है। और मरुभूमि के विस्तार के में कुछ भौगोलिक कारण भी हैं, जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है, तापमान ज़्यादा होता है, वाष्पीकरण ज़्यादा होती है, तो कुछ भौगोलिक कारणों की वजह से भी यह होता है। ठीक इसी तरह से शहरों और औद्योगिकरण की क्रिया के द्वारा भी ये जो मरुस्थलीकरण को विस्तार मिलता है। और जो प्राकृतिक निर्वनीकरण अर्थात जो है कि भूमि जो वनों का सूखने
यहाँ वनों में आग लगने की घटना, इससे भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। भारत में मरुस्थल अगर देखा जाए तो भारत में मौजूदा वक्त में जो है कि भूक्षरण का जो दायरा है वह 96.40 मिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.3% है। आप समझ लीजिए लगभग 30% जो भौगोलिक क्षेत्र है वह क्या कर रहा है, हमारे यहाँ भूक्षरण अर्थात जो लैंड डिग्रेडेशन की समस्या उसका सामना कर रहा है। उल्लेखनीय है कि 82% जो हिस्सा है केवल 8 राज्यों, और ये 8 राज्य कौन से हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों को ध्यान से देखिए, यह वही राज्य हैं जहां पर वर्षा जो है कि औसतन थोड़ा कम होती है, और उसके वजह से यहाँ पर मरुस्थलीकरण की समस्या आपको देखने को मिलेगी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का द्वारा जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2003 और 2005 से लेकर 2011-13 के बीच में भारत में मरुस्थलीकरण जो है कि 18.7 हेक्टेयर तक बढ़ चुका है। वहीं सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है उस 78 में से 21 जिले ऐसे हैं जिनका 50% से अधिक क्षेत्र मरुस्थलीकरण में बदल चुका है। अर्थात जो सूखा क्षेत्र थे, प्रभावित क्षेत्र थे 78 जिले, उसमें से 21 जिले तो ऐसे हो चुके हैं जिनका 50% से अधिक भाग क्या हो चुका है, मरुस्थल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि जो मरुस्थलीकरण है वह बढ़ रहा है, और इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके जो दायरे को सीमित करना होगा। अगर देखा जाए कि मरुस्थलीकरण की समस्या का जो सामना कर रहे हैं तो गुजरात में ऐसे 4 जिले हैं देखा जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 3 जिले, तमिलनाडु में 5 जिले, पंजाब में 2 जिले, हरियाणा में 2 जिले, राजस्थान में 4 जिले, मध्य प्रदेश में 4 जिले, गोवा में 1 जिला, कर्नाटक में 2 जिला और केरल में जो है कि 2 जिले हैं, और जम्मू कश्मीर में 5 जिले हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 जिले। मरुस्थलीकरण का विस्तार तेजी से देखा जाए, ये सभी क्षेत्र वही हैं जहां पर वर्षा कम होती है और वहां पर मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। प्रश्न आएगा कि इसको रोकने के सरकारी प्रयास क्या किए गए। तो भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रति बूंद अधिक फसल योजना, ये कुछ योजनाएं हैं। इन योजनाओं के अतिरिक्त दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, IWMP अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाए गए योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और राष्ट्रीय नवीकरण कार्यक्रम, ये सभी योजनाओं का उद्देश्य क्या है, कहीं ना कहीं मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकना है। अगर हम इनको सही से कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम मरुस्थलीकरण पर एक रोक लगा सकते हैं। मरुस्थलीकरण के भावी परिणामों को समझते हुए हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ समय पहले वन भूमि पुनर्स्थापना और भारत में वन समझौते पर अपनी जो क्षमता बढ़ाने के एक अग्रणी परियोजना लॉन्च की। ये जो वन समझौता है किससे जुड़ा हुआ है, यह जो है कि डिजर्टिफिकेशन की समस्या से जुड़ा हुआ है, और इसकी के तहत हमने क्या किया है, वन भूमि पुनर्स्थापना को जो है कि हमने आगे बढ़ाया है। एक पायलट परियोजना होगी जिसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटक में लागू किया जाएगा, और उसके बाद जो है कि पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। तो इस तरह से अगर हमने देखा जाए तो भारत ने कई तरह के प्रयास किए हैं, कई तरह के समझौते किए हैं, और उन समझौतों के तहत यह प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से हम डिजर्टिफिकेशन की समस्या को रोकें। लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी हमारे पास जो अधिक कृषि का उत्पादन प्राप्त करने की जो रणनीति है, हमारे यहाँ जो अधिक रसायनों का प्रयोग हो रहा है खेतों में, साथ ही साथ जो हमारे यहाँ लैंड यूज को लेकर एक नीति है उसमें समन्वय नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी भूमि जो उत्पादक है उसको गैर कृषि कार्यों में प्रयोग करके उसको बर्बाद किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम पॉजिटिवली देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका जो ग्राउंड लेवल पर इसका जो एक हमें इंपैक्ट दिखाई देता है वो अभी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए इसमें सामाजिक सहभागिता की आवश्यकता है। जब हम और आप सभी लोग मिलकर कहीं ना कहीं इन योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन सही से करेंगे और करवाएंगे तो आने वाले समय में हम डिजर्टिफिकेशन की समस्या को भारत के स्तर पर हम जरूर रोक सकते हैं। आई होप आप इस टॉपिक को संक्षेप में समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।